वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दरूं। हिंदुस्तान की तकरीबन आधी आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है। हमारी समाजी जिंदगी हो, सियासी जिंदगी हो या फिर इक्तसादी, खवातीन की शिरकत के बिना अधूरी है। मुल्क की आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, जिसमें बराबरी का हक और तालीम का हक शामिल किए गए। भारतीय संविधान में मुल्क में रहने वाले हर शहरी के हुकूक की पासदारी का ख्याल रखा गया, जिसमें हमारी खवातीन खास हैं। हमारे आइन में औरतों के हुकूक के लिए कई तरह के कवानीन तश्कील दिए गए। इस ज़िम्न में बरसों से चले आ रहे दहेज के रिवाज की रोकथाम के लिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 पेश किया गया था, जिसके अमल से हमारे समाज में काफी मुस्बत असरात नजर आने लगे। इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 315 में फीमेल इन्फेंटिसाइड को कत्ल करार दिया गया और 1992 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का क़याम अमल में आया। इसी तरह औरतों के खिलाफ होने वाले घरेलू तशद्दुद को खत्म करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को मुतारिफ किया गया। मुल्क के कुछ इलाकों में बचपन में ही छोटी बच्चियों को शादी के बंधन से बांध दिया जाता था, जिससे ना तो वो जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहती थीं और ना ही उन्हें अपनी तालीम मुकम्मल करने का मौका मिलता था। लिहाजा भारत सरकार ने प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 पेश करके इस लानत को जड़ से खत्म करने का अज़्म लिया। वहीं दूसरी तरफ अपनी रोजी रोटी कमाने की गरज से दफातर और दीगर शोबों में होने वाले इस्तेहसाल की नकेल कसने के लिए द सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 पास किया गया। औरतों को बिना किसी सबब बगैर मालूमात के उनको तलाक देकर तन्हा छोड़ने वाले मर्दों के इस रवैये पर अंकुश लगाने के लिए 2019 में पार्लियामेंट में द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 पेश किया गया। इसके अलावा भी हमारे आइन में मुतादिद ऐसे प्रोविजंस हैं जो औरतों के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें बाइख्तियार बनाने में एक संग मील का काम कर रहे हैं। नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान। आज की इस खास पेशकश में हम बात करेंगे मुल्क की आधी आबादी की, जिसने अपने हुकूक के लिए, अपने अधिकारों के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रगल की, सबसे ज्यादा जद्दोजहद की, और वो हैं हमारे मुल्क की महिलाएं। आखिर आजादी से लेकर अब तक क्या कुछ हमने उनको हुकूक दिए और क्या कुछ जानना उनके लिए जरूरी है, इन तमाम मौज़ूआत पर आज गुफ्तगू होगी। और इस तमाम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं मोहतरमा शिखा मोहन साहिबा, मोहतरमा सोशल एक्टिविस्ट हैं, और दूसरे हमारे खास मेहमान हैं सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील जनाब अंकित शाह साहब। और इन दोनों के साथ हमारे साथ स्टूडेंट की एक बड़ी तादाद मौजूद है, लॉ के स्टूडेंट हैं, और बहुत सारे सवाल इनके जहन में हैं जिनको आज हम आज की इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज का पहला सवाल मेरा मोहतरमा शिखा मोहन साहिबा से। मैडम, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका आज की इस पेशकश में। शुक्रिया। जब हम महिलाओं की बात करते हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, हमने आज़ादी से लेकर अब तक महिलाओं के लिए उनके क्या क्या अधिकार दिए? आज़ादी क्या, आज़ादी से पहले भी देखें तो महिलाओं को घर के अंदर ज़्यादा रखा जाता था। महिलाओं को महिलाओं के अधिकार पता ही नहीं थे। उनको ये पता था, उनको इस तरह से बड़ा किया जाता था कि आपको घर में रहना है, आपको अपने परिवार को देखना है, आपको अपने पति को देखना है, अपने बच्चों को देखना है, आपको इन लोगों के लिए जीना है। कभी ये नहीं सोचा कि उनको खुद की अपनी भी ज़िंदगी है, उनको खुद को अपने लिए भी जीना है। तो आज़ादी से लेके अब तक बहुत से बदलाव आए, बहुत से औरतों के लिए बहुत सारे लॉज आए इंडिया में, और जो हर बार स्ट्रॉन्ग होते गए। औरतों को उनके जो राइट्स हैं उसके बारे में उनको पता चलता रहा, और कुछ महिलाएं आगे आके अपना काम करती रहीं, उन्होंने अपने राइट्स के लिए लड़ाई भी करी। पर कुछ हमारे समाज की कुरीतियाँ थीं, जैसे कि डाउरी सिस्टम या मैटरनिटी लॉज, या अगर कोई महिला अकेली रहती है तो उसके लिए क्या लॉज हैं, ये पहले थे या नहीं थे। लेकिन समय के साथ आज की डेट में अगर देखें तो हमारे लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारे ऐसे लॉज आ गए हैं जिससे एक महिला अगर अकेले रहना चाहती है या शादी करके रहती है या जैसे भी रहती है, उसके पास इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
आज के समाज में। बिल्कुल आपने सही कहा। अंकित सर, आज़ादी के वक्त जब संविधान तैयार किया जा रहा था, कौन कौन सी ऐसी बातें थीं जो उन लोगों के जहन में थीं, देश के लिए जो काम कर रहे थे कि अब इस देश को अपनी आधी आबादी के साथ आगे बढ़ना है और उनको हर क्षेत्र में साथ लेकर के चलना है, उनके साथ किसी किस्म का कोई अत्याचार ना हो? किन बातों को ध्यान में रखकर संविधान के अंदर उनको शामिल किया गया? मेजरली हमारा संविधान जब हमने बनाया था तब दो चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जो हमारे संविधान के लिए है, महिलाओं के लिए, वो ये है कि एक तो हर लॉ जो भी एग्जिस्टिंग होगा या आने वाला समय में जो भी लॉ आएगा वो सब इक्वालिटी पे होगा। इट विल नॉट बी अ मेल डोमिनिक लॉ और अ फीमेल डोमिनिक लॉ। दोनों लॉ ऐसे होंगे, जो भी लॉ होंगे वो ऐसे होंगे जो फीमेल को भी इक्वल राइट्स दें। एंड कोई भी चीज़ के अंदर मे इट बी अ मैटरनिटी लॉ और कोई कहीं नौकरी करना है या कहीं भी उनकी सैलरी है किसी भी से रिलेटेड, वो कहीं भी डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन और सेक्स। सो सेक्स इज द मस्ट मोर इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट वी आर कंसर्न अबाउट आज, कि फीमेल और मेल के डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर आप कोई भी लॉ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, सबको इक्वल राइट मिलेगा संविधान में। ये सबसे ज़रूरी चीज़ थी हमारे जो संविधान में शुरू में हमारी डाली गई है और आज तक हम इनके बेनिफिट्स और देख रहे हैं और इस पे ही हम आज हर कोई भी इशू होता है अगर महिलाओं पे, तो हम इस पे ही लड़ते हैं कि इस पे कोई इक्वालिटी या डिसइक्वालिटी जो भी होती है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एंड कोर्ट्स इसको रिकग्नाइज करती हैं, बार बार रिकग्नाइज करती है और इन्हीं की वायलेशन पे नए नए कानून आते हैं। इन्हीं की वायलेशन को देखते हुए कोर्ट बोलती है कि भाई ये वायलेशन नहीं होगा और ये पर्टिकुलर जो आप कर रहे हैं ये इसको वायलेट कर रहा है। सो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन पे है। बहुत अच्छी बात आपने कही। शिखा जी, जब महिलाओं के राइट्स की बात होती है, महिला से पहले वो एक बच्ची होती है, वहां हम उसके राइट्स की क्या बात करेंगे? वहां पर हमने उसको कौन सा राइट दिया है, कितना सिक्योर किया है, कितना सेफ किया है अपनी सोसाइटी के लिए? उससे भी पहले मैं एक बात ये बोलना चाहूँगी कि हमारी सोच कैसी है। जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हम बच्चों की बात करते हैं, तो क्या हम अपने लड़के को और लड़की को एक समान उनको बड़ा करते हैं? अगर हम कहते हैं कि हाँ हमारा लड़का है, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई तुम जाओ पास की दुकान से जाके ये लेके आ जाओ, और लड़का चाहे 5 साल का हो, 8 साल का हो, 10 साल का हो, पैसे लेके अकेले जाएगा, करके आ जाएगा काम जो भी उसको बोला गया है। लेकिन जहाँ पे लड़की की बात आती है तो सब ये सोचते हैं नहीं ये लड़की है, ये अकेली नहीं जाएगी। तो आपने बच्चों को बड़ा करने में शुरुआत से ही अंतर कर दिया। आपने लड़के को सिखाया कि तुम रिस्क लो और लड़की को बोला नहीं तुम घर के अंदर सेफ रहो। तो फिर आप कैसे ये सोच सकते हैं कि जब दोनों बड़े होंगे तो वो एक समान सोचेंगे और एक समान ही अपॉर्चुनिटी के लिए फाइट करेंगे या मतलब रिस्क लेने की कैपेसिटी होगी? वो नहीं हो सकता। ये तो एक माइंडसेट की बात हो ये गई। माइंडसेट की बात है। जहां मिस हैपनिंग्स होती हैं, जहां सेक्सुअल अब्यूज होता है, उस समय उस बच्ची के पास या उसके पेरेंट्स के पास क्या राइट्स हैं, क्या करें, कहां जाएं? अगर किसी बच्चे के साथ, वो लड़का हो या लड़की हो, अगर उसके साथ कोई अब्यूज़ होता है या उसके साथ कुछ गलत होता है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी माँ बाप की ये है कि वो पुलिस में जाके रिपोर्ट करें, FIR लिखवाएं। वहाँ से वो बच्चों के पूरा मेडिकल होता है, ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों के साथ सादे कपड़ों में बातचीत करें। बच्चे कभी पुलिस स्टेशन नहीं बुलाए जाते, पुलिस वाले सादे कपड़ों में बच्चे के पास जाते हैं और एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार जाते हैं और उनके साथ हमेशा महिला पुलिस होती है। उसके बाद उनको एक चाइल्ड वेलफेयर सेंटर में असाइन किया जाता है, ये देखते हुए कि बच्चा अपने घर में कितना सुरक्षित है, क्योंकि बच्चे के साथ किसने दुर्व्यवहार किया ये बहुत ज़रूरी बात है। और अगर कोई घर में ही कोई जानकार आने वाला है तो ये CWC उसकी पूरी जानकारी लेती है, उसके रहते जानकारी के तहत वो बच्चे को कहाँ रखना है वो भी डिसाइड करते हैं। और उस बच्चे की आइडेंटिटी का जो मसला होता है, हर कोई चाहता है कि उसकी आइडेंटिटी सामने ना आए, उसकी पहचान सामने ना आए। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, लॉ है कि आप बच्चे को की आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते। जो भी ये करता है उसको सज़ा हो सकती है, यहाँ तक कि उसको जेल भी हो सकती है। बहुत आपने अच्छी बात बताई कि इसके अंदर अगर बच्चे के साथ कुछ भी इस तरह की मिसहैपनिंग्स होती है तो फौरन कानून का सहारा लिया जाए, उसको रिपोर्ट किया जाए। जी। अंकित सर, ये बात हुई बच्चे की, बच्चे के लिए पूरा प्रावधान इन्होंने बताया कि अब महिला के साथ अगर इसी तरह की कोई वारदात होती है, क्या उनके लिए भी कुछ इस तरह के प्रावधान हैं? क्या कुछ इंतजाम है कि उनको कब से कब तक अरेस्ट किया जा सकता है या महिला पुलिस ही उनको अरेस्ट करेगी? इस तरह की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो महिलाएं नहीं जानती हैं। अगर कुछ इस तरह का कोई उनके साथ वाकया होता है तो
महिलाओं के साथ में भी अगर कोई इस तरह की हैपनिंग्स होती हैं तो उनके लिए एक अलग सेल बना हुआ है, विमेन सेल जिनको हम बोलते हैं। तो दे कैन ऑल्सो गो एंड डायरेक्टली अप्रोच द विमेन सेल। कई महिलाएं ऐसी होती है जिनको पुलिस स्टेशन जाने में डर लगता है, तो उनके लिए भी ऑप्शन बहुत सारे हैं। हमारे एनजीओ इतने काम कर रहे हैं कि आप जाके एनजीओ को अप्रोच कर सकते हैं, वो लोग आपके साथ में आएंगे, वो आपको बताएंगे कि तरीका ये है, इसको आप जाके रजिस्टर करिए, इस तरह से एफआईआर रजिस्टर होगी, इस तरह से महिला थाने में आप कंप्लेन दे सकते हैं। जनरली क्या होता है कि महिलाएं पहले महिला थाने में कंप्लेन देनी चाहिए उनको, तो उससे वहाँ पर भी महिला ऑफिसर्स रखे जाते हैं जो उनसे बैठ के आराम से बंद कमरे में बात करते हैं, उनसे समझते हैं क्या हुआ है। बिकॉज कभी कभी बहुत बार ऐसा ही होता है कि महिलाएं जो हैं वो पुलिस स्टेशन जाने में डरती है, वहाँ जाके अपनी बात कर नहीं सकती हैं। आधे से ऊपर केस इस कारण से रजिस्टर नहीं होते, इस डर के कारण कि क्या होगा, या तो मुझे कोई मार देगा, ये कर देगा, तो उनको पूरी सिक्योरिटी दी जाती है। इनफैक्ट आप बिलीव करेंगे कि जब केस दायर होता है कोर्ट के अंदर, तो उनकी आइडेंटिटी जैसे आप बता रहे थे वो रिवील नहीं होती है। उस केसेस को हम लोग, हमारे ऑनलाइन ऑर्डर्स भी अपलोड नहीं होते हैं, उनको हम XYZ वर्सेस ABC करके केस के नाम होते हैं, और उनके केस नंबर्स भी नहीं होते हैं, और कुछ ना उनकी कोई प्लीडिंग्स कहीं भी आपको मिलेगी। इनफैक्ट उनकी आइडेंटिटी कंप्लीटली कोर्ट रिवील नहीं करता है। सो उनके प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। बस बात यह है कि आपकी मानसिकता को बदल के आपको आना पड़ेगा, आपको जाके अपनी ग्रीवेंसेस बतानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक आपको कोई हेल्प भी नहीं कर पाएगा। और आपको उसके लिए तरीके बहुत सारे हैं। आप फीमेल एनजीओज़ हैं, जैसे मैम हैं, आप इनको जाके अप्रोच करिए। इस तरह के काफ़ी एनजीओज़ हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं, वो आपको साथ में चलेंगे, स्टेशन ले जाएंगे। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप अवेयर नहीं हैं उस वक्त, और अब आपके साथ में कोई अगर हैपनिंग हो रही है तो आप, ऐसा तो है नहीं वो किताब उठा के उसमें से प्रावधान पढ़ के उसमें अवेयर हो जाएंगे, इतना ईजी नहीं होता है ये। सो इनको ये सब चीज़ें पता है, बिकॉज ये रोज़ करते हैं। सो आप इनकी हेल्प लीजिए, इनको साथ में पुलिस स्टेशन ले जाइए। लेकिन सर एक मसला बहुत बड़ा आ जाता है, कानूनी पूरी जो प्रक्रिया होती है, एक मसला इसके अंदर सबसे ज़्यादा डर इंसान को लगता है खर्चा। हमारे जो पूरा संविधान है, हमारा कानून है, हमारी सरकार ने किस तरह से ये खर्चा बचाने की कोशिश की है महिलाओं के लिए, ताकि जो इस वक्त ये प्रोग्राम महिलाएं देख रही हैं वो ये जान सकें कि इस तरह का भी इंतजाम है कि वो खर्चे से बच सकते हैं, या वो खर्चा जो है वो सरकार वहन करेगी। आप जो भी एरिया में रहते हैं वहाँ की आप देखिए कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन सी पास में है। हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एटलीस्ट मैं दिल्ली में तो कह पाऊँगा कि हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक लीगल एड सेल्स है। लीगल एड सेल्स आपके लिए फ्री में काम करते हैं, उनके लॉयर्स हैं। आप बोलते हैं कि अगर मेरे को पर्टिकुलरली फीमेल लॉयर चाहिए तो आपको फीमेल लॉयर प्रोवाइड किया जाएगा, वो आपको शुरू से अंत तक हर जगह आपको हेल्प करेंगे। तो खर्चे की जहाँ तक बात है, खर्चा कभी भी हिंड्रेंस नहीं हो सकता आपकी ग्रीवेंसेस सॉल्व करने के लिए। आप फिर भी जा सकते हैं, काफ़ी एनजीओज़ हैं इनके जो फ्री में काम करते हैं। सो देर आर मशीनरीज, काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी जो आपको खर्चे की कोई ज़रूरत नहीं है चिंता करने की। ऐसे लॉयर्स भी हैं जो फ्री में और प्रो बोनो इसके लिए काम करते हैं, वो फीस नहीं चार्ज करते हैं, बिकॉज ये इश्यूज ऐसे हैं कि उनको उस वक्त इमीडिएटली डील करना ज़रूरी है। तो आप जब जाएंगे कोई ऐसे लॉयर से मिलने या ऐसे एनजीओ से मिलने या लीगल एड का सहारा लीजिए आप, तो आपसे एक भी रुपया नहीं मांगा जाएगा, आपको पूरी मदद की जाएगी उसमें। ठीक है जी, महिला के साथ कहीं भी किसी किस्म का कोई अगर अत्याचार हो रहा है, कोई परेशान उसको कर रहा है, क्या कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर जो महिलाएं को जानना उनके लिए ज़रूरी है कि वो सबसे पहली फुर्सत में अगर कहीं भी कुछ ऐसा होता है तो उस नंबर से मदद हासिल कर सके? जी, जैसे इन्होंने बताया, हमारा लीगल सेल है, और बाकी अगर आप चाहें तो पुलिस में फ़ोन कर सकते हैं। 100 नंबर है, 181 नंबर, मेरे ख्याल से 181 नंबर है जहाँ पे आप फ़ोन कर सकते हैं। आप किसी भी तरह की परेशानी में हैं, कोई भी महिला किसी भी तरह की परेशानी में है तो उनको फ़ौरन मदद दी जाएगी। अब मान लीजिए ज़रूरी नहीं है कि किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, कोई बुज़ुर्ग महिला है, उसके पास खाने को नहीं है, उसके पास रहने की जगह नहीं है, तो वो वहाँ पे अगर फ़ोन करेगी 181 नंबर पे, तो इमीडिएटली उनके पास मदद पहुँचाई जाएगी। और उनको अगर खाने की उनको दिक्कत हो रही है तो उनके लिए खाना आएगा, और अगर उनके पास रहने की जगह नहीं है या वो सड़क पे हैं तो इमीडिएटली उनके पास ऐसे इंतज़ाम किया जाएगा कि उनको रहने की कोई शेल्टर होम या कहीं पे उनको मुहैया कराया जाएगा। ये तो तमाम फैसिलिटी आपने बता दी कि इतनी सहूलत है, इतना कुछ वो हासिल कर सकते हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है जब आप काम करते हैं, तो क्या लोग इससे उतना फ़ायदा उठा पा रहे हैं? हमारी महिलाएं, चाहे वो बुज़ुर्ग हों या जवान हों, क्या उनको इसका लाभ मिल रहा है? देखिए, जहाँ तक कि कोई अगर फ़ोन करता है तो वहाँ लोग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनके पास भी बहुत सारे केस होते हैं, तो हो सकता है कि जो वहाँ पहुँचना चाह रहे हो, जब तक वो वहाँ पहुँचे तब तक जिन्होंने कंप्लेन करी है या जिन्होंने फ़ोन किया वो ही वहाँ से चले जाते हैं, या उनको खुद शेल्टर होम का पता चल जाता है, या जिनसे बात करी है वो बता देते हैं कि भाई आपसे इतनी दूरी पे शेल्टर होम है, आप वहाँ आ जाइए, आपको सहूलियत हो जाएगी, आपकी जो भी दिक्कत है उसको हम सॉर्ट आउट कर देंगे। अंकित सर, एक दहेज प्रथा एक बहुत बड़ा मसला थी हमारे देश में, इसके खिलाफ हमने कानून बनाया। वो कानून कितना असरदार रहा महिलाओं को सेफ करने में? वो कानून काफ़ी असरदार है।
कोर्ट में इसका हमको रिजल्ट देखने को मिल रहा है। जब भी डोमेस्टिक वायलेंसेस केसेस रजिस्टर होते हैं तब डाउरी का एक ग्राउंड लिया जाता है कि ये हमारे शादी होते वक्त ये डाउरी मांगी गई। अब उस वक्त तो आदमी राज़ी खुशी उनके पेरेंट्स दे देते हैं, लेकिन ये झगड़े तब आते हैं जब आपके बीच में कुछ दिक्कतें आती है। अदरवाइज़ तो डाउरी कितनी दी जाती है, क्या नहीं दी जाती है, वो आपको पता ही नहीं चलेगा कभी भी, जब तक ये झगड़े कोर्ट में नहीं आएंगे, मसले कोर्ट में नहीं आएंगे। बट डाउरी का प्रावधान है, आपसे अगर कोई ज़बरदस्ती डाउरी मांगता है तो आपको हर तरीके की राइट है कि आप उसको मना कर दें, आप शादी मत करें, और आप अपना वो चूज़ कर सकते हैं मनपसंद आदमी जो, या रेसिप्रोकल जो भी है, जो आप डाउरी नहीं मांगता है। बट आजकल क्या होता है कि पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं हैं, माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे की शादी हो जाए, जो भी मांग रहे हैं हम दे देते हैं, तो वो मानसिकता हमको बदलनी पड़ेगी। वो मानसिकता अभी भी है, उस लेवल में मानसिकता अभी भी है। शायद हो सकता है एक पर्टिकुलर स्टेटा के अंदर वो शायद नहीं है, बट वो मानसिकता अभी भी है कि जहाँ डाउरी देते हैं लोग और सामने से देना पसंद करते हैं और छुपाते हैं। पर वो चीज़ को हमको चेंज करना पड़ेगा कि डाउरी देना एक अपराध है। और कई बार कोर्ट के कितने सारे मसले और कितने जजमेंट्स भी आए हैं इस इशू पर, जहाँ कोर्ट्स हमको हेल्प कर रही है कि डाउरी के कारण हस्बैंड को अरेस्ट हुए हैं और या उनके माता पिता भी अरेस्ट हुए हैं। सो चीज़ें हैं वहाँ पर, बस आपको एक्सेप्ट करना है, आपको समझना है और आपको उस चीज़ को मानना है। यानी एक नौजवानों की एक बड़ी तादाद अब देखा जाए तो डाउरी के अगेंस्ट खड़ी हो चुकी है, और वो खुद ये कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, और ऐसा ही समाज हमें चाहिए, ताकि ये तमाम जितने कानून बने हैं उनके बारे में आप जान सकें। और सबसे पहले आपको आगे आना होगा। नौजवानों की एक खासी तादाद हमारे साथ आज मौजूद है, ये सब लॉ के स्टूडेंट हैं, बहुत सारे सवाल हैं। अब मैं आता हूँ आपकी तरफ, जो भी आपके सवालात हैं, गेस्ट हैं आपके साथ, आप पूछ सकते हैं। नमस्कार, मैं माननीय गेस्ट से पूछना चाहूँगी कि वैसे तो लीगल राइट्स हर औरत को चाहिए, लीगल प्रोटेक्शन हर औरत को चाहिए। पर्टिकुलरली मैं 3 तबके की औरतों के बारे में बात करना चाहूँगी। एक जो विलेज में रहती हैं, यानी कि रूरल्स, दूसरा जो डोमेस्टिक हेल्पर्स होती हैं, और तीसरा जो सेक्सुअल वर्कर्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं। इनके लिए लीगल एड तक पहुंचना या वुमेन सेल तक पहुंचना बहुत टफ होता है अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करें सर। तो मैम उसके लिए क्या उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या उसके लिए क्या रेमेडीज़ सर उनके पास अवेलेबल हैं? कहाँ जाए? सबसे बड़ी बात तो, पहली बात तो उनको ये इस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा कि वो आगे आके अपनी बात कहें, जो उनको दिक्कत हो रही है उस चीज़ को वो बोलें। अगर उनमें वो हिम्मत नहीं होगी कि वो बोले नहीं, कि वो अपनी बात ना बता पाएँ कि उन्हें किस बात से दिक्कत है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी उनकी मदद कर सकेगी। और हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो आगे जाके उनकी मदद करते हैं। ज़्यादातर ये देखा गया है कि जहाँ पे अब्यूज़ की बात होती है, जहाँ पे रेप की बात होती है, तो हमारे ये लोअर स्ट्राटा की जो सोसाइटी की जो औरतें हैं, ये फिर भी बोलती हैं, आगे आके बताती हैं कि उनके साथ ये गलत हो रहा है, या उनको ये दिक्कत हो रही है, या उनको ये परेशानी हो रही है। लेकिन जैसे जैसे आप हायर इनकम ग्रुप में बढ़ते जाते हैं, वो इस चीज़ को कवर करके रखने की कोशिश करते हैं, वो नहीं बताना चाहते। उनको लगता है कि उनकी बदनामी हो जाएगी, या उनको आगे बिजनेस में कितना नुकसान हो जाएगा, या जो भी रीज़न हो, वो इस बारे में बात करना पसंद नहीं करते। तो अगर बड़ी औरतों की, बड़ी लेडीज़ की बात करें, वो उस केस में भी, और जहां अगर बच्चों की बात करें, बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं है। आप जितना लोअर स्ट्राटा में जाएंगे, लोग आगे आके उस पर बात करना चाहेंगे, उस चीज़ को, बीमारी को हमारे समाज से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप जितना ऊंचा जाते जाएंगे, वहाँ पे वो उस चीज़ को दबाने की कोशिश करते जाएंगे। मतलब आपको अपने अधिकारों के लिए खुद आगे आना पड़ेगा, तभी वो अधिकार आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। दूसरा सवाल सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइक डोमेस्टिक वर्कर्स जो होते हैं, स्पेशली फीमेल वर्कर्स, अब जैसे आपने क्या कहते हैं आंसर दिया अभी, तो मेरा यही क्वेश्चन था कि देयर वाज वन सच केस जिसमें क्या होता है कि बिकॉज जो उनका अर्निंग ब्रेड मेंबर है, द मेल मेंबर, वो लोअर इनकम स्ट्रेटा में है एंड द फीमेल इज ऑल्सो इन द लोअर, तो अगर वो कंप्लेन करती है एंड द पर्सन गोज बिहाइंड द बार्स, तो जो लिमिटेड एक घर पे आती है इनकम, वो नहीं आएगी। तो दैट इज एक रीजन होता है कि मतलब क्या कहते हैं जो घर नहीं, मतलब जो एक वर्किंग हाउस है, वो कैसे वर्क चलेगा? नहीं हो अगर कंप्लेंट करती और वो घर कैसे चलेगा? तो हस्बैंड अगर जेल चला गया तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? अंकित शाह सर, एक बड़ा मसला है ये। सर, इस पे मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, हमें आज़ादी घर बैठे हुए नहीं मिली थी, उसके लिए सत्याग्रह करना पड़ा था। तो आप अगर लड़ेंगे
तो कुछ तो दिक्कतें आपकी आएगी जो आपको हर आदमी हेल्प नहीं करना पड़ेगा, आपको खुद को सॉल्व करनी पड़ेगी वो चीज़ें। तो जहाँ आप बोल रहे हैं कि वो अंदर चले जाएंगे और उनकी इनकम बंद हो जाएगी, हम कैसे करेंगे, तो वो कुछ तो आपको कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ को झगड़ने के लिए करना पड़ेगा। आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपके लिए दिक्कत उस वक्त अपनी इनकम है या आप इतने परेशान हो चुके हैं कि आपको उस आदमी को छोड़े बिना और कोई तरीका नहीं है। देखिए सर, आपको बताऊं मैं कि कुदरत है, कुदरत कहीं ना कहीं रास्ता निकालती है। आप सिर्फ किताबों के भरोसे नहीं रह सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं उस पर विश्वास करना पड़ेगा। और ऐसे काफ़ी केसेस हैं जो हम करते हैं जहाँ पर ये लोग आते हैं, हमको अप्रोच करते हैं, अगर हमको नहीं कर पाते हैं तो उस सोसाइटी में जहाँ वो लोग काम करते हैं कहीं ना कहीं उनके कोई ऐसा विश्वसनीय आदमी होता है जिसको जाके वो बताते हैं और वो हमारे पास में लेके आते हैं उनको। सो ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। इनफैक्ट मैं बहुत सारे केसेस कर रहा हूँ जहाँ पर प्रेस वाली लड़कियाँ भी हैं जो शादीशुदा हैं, बट वो आज झगड़ रही हैं, कोर्ट में केस चल रहा है और हम कर रहे हैं। उनका समय लगता है लेकिन आपको जीत हासिल होती है। बहुत अच्छी बात कही सर ने कि अगर आपको अपने खिलाफ किसी भी अत्याचार के लिए सबसे पहले आपको मैदान में आना पड़ेगा, और ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा के लिए जेल चला जाए। शायद आपके आवाज़ उठाने की वजह से कहीं ना कहीं आपके ऊपर होने वाला अत्याचार रुक जाए और कोई दूसरा भी उस बात से डरे। अगले सवाल की तरफ हम आएंगे। मेरा नाम निष्ठा है और मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हमने बात करी कि सेक्सुअल अब्यूज़ में जो लोअर स्ट्रेटा के लोग होते हैं, दे कम अप एंड टेल कि हाँ हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुआ है, पर हम स्ट्रेटा एज भी तो एक फैक्टर है। बहुत ऐसी गर्ल्स हैं जो बोल ही नहीं पाती या उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे एक्सप्लेन करना है क्या हुआ है हमारे साथ। ऐसी प्रॉब्लम्स के तो एज सोल्यूशन सामने ही नहीं आ पाते। वो जब अप्रोच ही नहीं कर पाती, बता ही नहीं पाती, तो उनके साथ तो कुछ सही हो ही नहीं पाता, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन क्या इट। किया जाएगा, क्योंकि आपने देखा ज़मीनी स्तर पर ये चीज़ें होती हैं कि बहुत सारे लोग सामने नहीं आ पाते और उनको पता भी नहीं होता क्या करना है। तो उस सिचुएशन में किस तरह के केसेस आपके सामने आते हैं, क्या करता है? हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के प्रिवेंशन के लिए अवेयरनेस वर्कशॉप्स करते हैं और हम हर उस जगह पे जाके लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि बच्चों के साथ सेफ टच, अनसेफ टच, जिसको हम पहले गुड टच और बैड टच करके बोलते थे, हम आज की डेट में उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई आपको छू रहा है या आपको कोई तस्वीरें ऐसी दिखा रहा है जिसको देख के आपको अच्छा नहीं लग रहा अंदर से, अगर वो अच्छा नहीं लग रहा तो वो गलत है। तो आपको, अगर आपको लगता है कि ये गलत है, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, आपको किससे जाके बात करनी चाहिए। एक सर्कल ऑफ सेफ्टी हम उन्हें बताते हैं कि आपके पास ये 4-5 इंसान हैं, आप उनको जाके अपनी बात बता सकते हैं। बच्चा बहुत डरा होता है, उनकी लैंग्वेज, उनकी वोकैबुलरी बहुत कम होती है। तो एज अ काउंसलर जब हम उन बच्चों से बात करते हैं जो डरे होते हैं, उन्हें पता नहीं कि उनके साथ क्या हुआ है, तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं ये जानने की कि बच्चे के साथ क्या हुआ। बहुत एक कॉमन है जो सब लोगों ने देखा भी होगा, हम लोग कलरिंग करवाते हैं, उनको रंग दे देते हैं। उनसे हम कभी भी, हमें ये चीज़ बताई जाती है कि अगर किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो आप कभी भी बच्चे से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। दिस इज़ अगेन अगेंस्ट द लॉ। तो हम बच्चे से घुमा फिरा के उनकी मनस्थिति जानने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो बड़े डार्क कलर्स चूज़ करते हैं। जब उनको ड्राइंग करते हैं या कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको तोड़ तोड़ के कर देते हैं। तो कोई बनी बनाई चीज़ को आप तोड़ के फिर कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो मानसिकता बिल्कुल साफ अलग झलक जाती है। यानी उनको हमें समझाने की ज़रूरत है बच्चों की, इस तरह से काउंसलिंग करें ताकि वो बता सकें। पहले तो हमें उनको इस बात के लिए तैयार करना है कि वो हम उनको काउंसिल कर सकें, उस मनस्थिति में आए वो कि वो हमारी बात समझें। अगर वो इस मनस्थिति में ही नहीं है कि वो हमारी बात समझेंगे तो हम उनको आगे कुछ नहीं समझा सकते। यानी ये हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि जहां इस तरह के केसेस हैं वहां पर जो समाज है वो आगे आए और वो उनको इस तरह के एक माहौल में क्रिएट करे कि वो जान सकें कि जैसे मैडम ने कहा कि सेफ टच, अनसेफ टच क्या है। ये हमें, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये पेरेंट्स को भी बताना पड़ेगा। बिल्कुल एक इसमें स्मॉल रिएक्शन में सर का चाहूँगा। इनफैक्ट इस चीज़ में हमारा एजुकेशन सेक्टर बहुत काम कर रहा है। हम लोग ये सेफ टच, बैड टच जो है ये गवर्नमेंट ने 2nd स्टैंडर्ड से स्कूल में इनकॉर्पोरेट कर दिया है। अब क्लासों में सिखाया जाता है। इसलिए हम एजुकेशन के लिए इतना प्रमोट करते हैं कि आप इनको पढ़ाइए, क्योंकि अगर पढ़ाई करेंगे तो ये चीज़ें, इनकी डर निकल जाएगा और इनको समझ में आएगा सेफ टच, गुड टच क्या होता है। ये हमारे स्कूलों में सिखाया जा रहा है आजकल। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको सिखाना भी ज़रूरी है, बताना भी ज़रूरी है। सबसे पहले पेरेंट्स बताएं और उसके बाद में कोशिश यही होगी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, वहाँ पर जब बच्चा जाएगा तो इन तमाम चीज़ों को समझ सकेगा। लेकिन अवेयरनेस
सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को बताना। जो पढ़ा लिखा वर्ग है या जो जानता है कि महिलाओं के राइट्स क्या हैं, बच्चे बच्चियों के राइट्स क्या हैं, उनको बताने की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। आज के इस एपिसोड को हमें यही मुकम्मल करना होगा, वक्त की कमी है। और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज के इस प्रोग्राम में वक्त दिया हम लोगों के लिए। तमाम स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, आप भी हमारे आज के इस एपिसोड से मुताल्लिक़ अपनी राय मशवरे हमें ईमेल कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी आज की पेशकश यही मुकम्मल होती है। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए और ख़ास मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब। अब देश